फिर से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट जो वीडियो है इसमें ये 10 क्वेश्चंस जो आज के होंगे ये DSSSB 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी कॉमर्स का उससे हैं। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज है। इसमें हम सारे जो गिवन कॉन्सेप्ट होते हैं किसी क्वेश्चन में उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वीडियोस के लिंक प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप प्रीवियस पेपर्स देखना चाहते हैं या पीजीटी कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भी लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियोस देख सकते हैं। हमारे मोर देन 100 वीडियोस हैं पीजीटी कॉमर्स कोर्स पे जो कि कंप्लीट एक तैयारी करने के लिए सफिशिएंट है। आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज टुडे कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ। वर्तमान में मैनेजमेंट को क्या माना जाता है? तो इसको टेस्ट की तरह ले सकते हैं आप पॉज करके सही आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद मैं सही आंसर दूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से काम करने को आज की डेट में मैनेजमेंट माना जाता है। हालांकि मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे थिंकर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। गिवन क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। और कुछ डेफिनेशंस इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है जो कि क्रीटनर की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाई एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काम करना है और दूसरों से काम कराना है। ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसके के अलावा आप ये डेफिनेशन भी समझ सकते हो। इस डेफिनेशन में मैनेजमेंट का जो काम है उसको बताया गया है। जॉब ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजर क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप ट्राई करें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसके बाद जो सही जवाब है उसको मैं बताता हूं। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। तो इसके अलावा बाकी जो स्टेटमेंट में सही नहीं है। और इस अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे इनसे समझाऊंगा। फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं इसके बारे में। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी एक राइट होता है, एक अधिकार होता है ऑर्डर देने का। मतलब मेरे पास अथॉरिटी है तो इसका मतलब मेरे पास एक राइट है, मेरे पास पावर है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूँ किसी से और उससे काम करा सकता हूँ। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, और उसका ओबीडियंस मतलब मेरी जो ऑर्डर है उसका पालन किया जाए। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द आउटकम ऑफ अथॉरिटी। यानी कि आपके पास जब अथॉरिटी है तो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये इसका आउटकम है। जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही अथॉरिटी मिलती है तो ऑटोमेटिकली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है। इट इज ए पावर गिवन टू सुपीरियर। ये सुपीरियर्स को एक पावर दी जाती है जिससे वो एक्ट करते हैं और डिसीजन ले पाते हैं और अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपवर्ड फ्लो करती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट तो नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर मैं चाहूं खाली मेरी जिम्मेदारी किसी को दे दूं तो वो संभव नहीं है। मैं पहले अपना कोई अथॉरिटी सौंपूंगा, ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अधीनस्थ के पास चली जाएगी। द पर्सन एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड ड्यूटीज। अब जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब उसके पास अथॉरिटी हम देंगे और अथॉरिटी प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा। और रेस्पॉन्सिबल हो जाने का मतलब है कि अब वो अकाउंटेबल होगा, अपनी जवाबदेही बनेगी उसकी काम के प्रति अपने ऊपर वाले को। तीन कॉन्सेप्ट हैं, तीनों को मैं फिर से थोड़ा सा अलग यहाँ पे करता हूँ जाते क्लैरिफिकेशन आ जाए जिससे ज्यादा। जैसे एक है अथॉरिटी, दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी,
और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। ये कैसे होते हैं? अथॉरिटी होती है पावर, मेरे पास पावर है, उस पावर का मैं यूज कर सकता हूँ, लोगों को आदेश दूंगा और उनसे काम करा पाऊंगा। इसके अलावा अथॉरिटी एक ऐसी पावर है जो मेरे को कंट्रोल लेने के लिए मेरे को मतलब एनेबल करती है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये मेरे को एनेबल करती है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ। तो ये मेरी पावर है। अब कभी ऑफिसर के पास अगर ज्यादा काम हो गया तो वो क्या करता है कि अपनी अथॉरिटी अपने से नीचे वाले को देता है, अपने सबॉर्डिनेट को। जब वो अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो इसको कहते हैं डेलीगेशन। वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है नीचे की तरफ। अब जब वो डेलीगेट करेगा, अपने सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी देगा, तो ऑटोमेटिकली इस सबॉर्डिनेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि जो इसको अथॉरिटी मिली है उसका ये सही प्रयोग करे। यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई डेलीगेट नहीं करता, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है अथॉरिटी के साथ ही। तो ऑटोमेटिकली जब अथॉरिटी मिली हमें तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे को जो काम मिला है मैं उसको करूं, मुझे उसके प्रति अफेक्ट करना है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी चीज है आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं आंसरेबल होऊंगा आउटकम के लिए, आउटकम के लिए। अब आंसरेबिलिटी किसकी होती है? देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी हो जाएगी, लेकिन आंसरेबिलिटी उसकी रहेगी जिसका ये ओरिजिनल काम था। तो आंसरेबिलिटी इसकी रहेगी ऑफिसर की, जो अपना काम इसने नीचे की तरफ सौंप दिया है, इसके लिए भी ये आंसरेबल होगा। आंसरेबल किसको होगा? ये आंसरेबल होगा जिन लोगों ने इसको काम सौंपा है। जैसे अगर कंपनी है तो ये मैनेजमेंट को आंसरेबल होगा, और अगर सरकारी अधिकारी है तो वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी को आंसरेबल होता है। तो ये ट्रांसफर नहीं होती है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार से जुड़ी है, जब अधिकार नीचे की तरफ जाता है किसी को देते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि इस काम की मेरी इस काम को पूरा करना है, मुझे जो मुझे मिला है मैं उस काम को पूरा करूं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आंसरेबिलिटी है वो है जवाबदेही। तो जो आंसरेबिलिटी रहती है वो नेचुरली अपने ऑफिशियल्स के प्रति रहती है, अपने जो हमारे ओरिजिनल वर्क हैं उनके प्रति। तो आंसरेबिलिटी इसी की बनी रहेगी ऑफिसर की। हालांकि जो सबॉर्डिनेट होंगे वो अपने ऊपर वाले के प्रति आंसरेबल होंगे ही नेचुरली। नेक्स्ट है एमबीओ इज अ टेक्निक टू। एमबीओ एक टेक्निक है, तकनीकी है किसकी? तो एमबीए यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये एक टेक्निक है। इनमें से सही जवाब को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इसका सही स्टेटमेंट है। एमबीओ का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट जब करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को फोकस में रखते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं संस्था के एम्प्लॉय के साथ मिल करके। तो एमबीओ जो टेक्निक है इसको थोड़ा और इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर हैं ये। 1954 में इन्होंने अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था, और बुक का नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कई दफे ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की बुक में इन्होंने एमबीओ के बारे में जानकारी दी थी। एमबीए क्या, एमबीओ है क्या? ये एक पर्सनल मैनेजमेंट की टेक्निक है जो कि कंट्रोलिंग में भी मदद करती है और साथ ही साथ प्लान करने में भी मदद करती है। इसमें किया क्या जाता है? इसमें मैनेजर्स और एम्प्लॉय यानी कि जो अधिकारी होते हैं और अधीनस्थ होते हैं वो टुगेदर मिल करके अपने गोल्स सेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनको मॉनिटर भी करते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल्स भी सेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पर्सनल गोल्स में एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, यानी कि मिल करके तय होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा। इन ऑब्जेक्टिव्स को सभी एम्प्लॉइज में बांट दिया जाता है, समय समय पे इसका मूल्यांकन भी होता है, और ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में या गोल्स के सेटिंग में हमेशा एम्प्लॉइज भी शामिल रहते हैं। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। इसको काफी सक्सेसफुल टेक्निक माना जाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है टर्म स्ट्रेटेजीज मेनली रिलेटेड टू। जो स्ट्रेटेजी टर्म है ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन आपको पता लगाना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही ऑप्शन है प्लानिंग। दरअसल प्लानिंग कई टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, उनमें से एक टाइप है स्ट्रेटेजी। बाकी इनमें से ऑप्शन करेक्ट नहीं है कोई। स्ट्रेटेजी है क्या? स्ट्रेटेजी एक सिस्टमेटिक
हाई लेवल प्लान होता है एक्शंस का, जिसमें प्लान करते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस में। ये एक मोस्ट एफिशिएंट वे है स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए। अब स्ट्रेटेजी को ऐसे हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। देखिए, स्ट्रेटेजी भी एक प्लान ही होती है, लेकिन प्लान के कई टाइप होते हैं। प्लान के कई टाइप होते हैं, जैसे प्लान का टाइप होता है रूल्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, बजट। ये सब प्लान के टाइप होते हैं। प्लान का मतलब होता है कि व्हाट वी थिंक फॉर फ्यूचर, जो भी हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं वो हम प्लान कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर के लिए हम जो भी सोचते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग भी कहा जाता है सिंपल भाषा में इसको, कि करने से पहले सोचना प्लान होता है। प्लान कई तरह की हो सकती है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं तो ये प्लान है, हम बजट बनाते हैं तो प्लान है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं प्लान है, हम रूल बना रहे हैं प्लान है, हम अपने प्रोसीजर सेट कर रहे हैं प्लान है। ठीक वैसे ही जो स्ट्रेटेजी है ये भी एक प्लान है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी प्लान है ये सबसे अलग प्लान है। स्ट्रेटेजी अपने आप में एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान का मतलब होता है स्ट्रेटेजी के अपने गोल रहते हैं, अपना बजट रहता है, ये एक क्लियर कट प्लान होता है। अब इसको जो सिंपल प्लान है ये उससे कुछ अलग प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लान हम करते हैं नॉर्मल चीजों के लिए जिनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी वो प्लान होता है जिसमें बाहर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बाहर का मतलब हमारे कॉम्पिटिटर भी उसमें शामिल आ जाते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी शामिल हो जाता है। तो जब हम एक्सटर्नल चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं और कॉम्पिटिटर से आगे हम जाने की कोशिश करते हैं, जब उसके लिए प्लान करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तो बाकी जो है वो सिद्धांत हैं, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। बाकी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक संस्था का, संस्था में एफिशिएंसी रहनी चाहिए और संस्था में लेबर का डिवीजन होना चाहिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं, आप इसको लिस्ट को देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप काट लें, एक ही जगह समझें इसको। बाकी जो है स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन, कंट्रोल, बैलेंस, कंटिन्यूटी, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरआर का मतलब क्या है। तो सीआरआर को प्रीवियस में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यह वह रेशियो या प्रोपोर्शन होता है जो आरबीआई कहता है बाकी बैंकों से कि आप अपने पास जो आपकी कुल जमा है, लोगों से आपने जो जमा कर रखी हैं, डिपॉजिट कर रखी हैं, उन डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज हमारे यहाँ रखो। इसको रखाने का पर्पज ये रहता है कि एक सेफ्टी बनी रहे कि कुछ पैसा, क्योंकि आम जन का पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट है, तो बैंकों की ड्यूटी बनती है कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा रखें। एक तो सिक्योरिटी पर्पज होता है और दूसरा पर्पज होता है इससे क्रेडिट कंट्रोल करता है, आरबीआई अपने हाथ में रखता है। बाकी इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्लेशन इज ए स्टेटमेंट। डिफ्लेशन एक स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है उसके बारे में बताना है। गिवन में से सही का चुनाव करें, तो जो सही है वो है डी, प्राइसेस आर फॉलिंग, जब कीमतें गिर रही होती हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जब होता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, डिफ्लेशन उसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें चीज़ों की कीमतें गिर रही होती हैं। ये इसका डायरेक्ट मीनिंग है, इसलिए यही इसका सही ऑप्शन भी होगा। बाकी भी हो सकते हैं इनमें से, लेकिन जो मेजर है इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है वो ये है, प्राइसेस आर फॉलिंग। जो जनरल प्राइस होते हैं चीजों के, वो गिरते हैं डिफ्लेशन में। अब डिफ्लेशन जो टर्म है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। डिफ्लेशन जो टर्म है, इट इज ए डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आमतौर पे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस डिफ्लेशन में गिर जाते हैं। डिफ्लेशन तब होता है जब जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 0% से भी नीचे चला जाता है, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाती है। जो इन्फ्लेशन है वो रुकती नहीं है, बल्कि रुकने से भी नीचे चली जाती है, वो डाउन हो जाती है, चीजें पहले से भी सस्ती हो जाती हैं। ये अलाउ करता है कि मोर गुड्स और सर्विसेज टू बी बॉट देन बिफोर विद द सेम अमाउंट करेंसी। हम सेम रुपए में जो पहले खरीदते थे, अब उससे भी कम रुपए में हम वो सामान खरीद सकते हैं। ये डिफ्लेशन है। एक टर्म होती है डिस इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लो डाउन इन्फ्लेशन रेट, जब इन्फ्लेशन रेट गिर जाता है। अब इन्फ्लेशन रेट गिर जाता है
लेकिन ये वो सिचुएशन होती है जिसमें डिक्लाइन होता है टू लोअर रेट, कम से कम हो जाता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल कि 8% महंगाई का रेट चल रहा है, तो कोई पर्सन बोल सकता है कि ये काफी महंगा है भाई, इन्फ्लेशन है, महंगाई, चीजें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। मान लो अचानक ये 8% से नीचे आ जाए, 2% और 3% पे फिक्स हो जाए, तो हम कहेंगे कि डिस इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है। तो ये डिसइंफ्लेशन हुआ। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जो महंगाई का रेट है वो 0 से भी -1% हो जाए, -2% हो जाए, मतलब जिस पे कीमतें, जो एवरेज प्राइस पहले था उससे भी डाउन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसका एग्जांपल है, इनमें से यह बताना है। तो एक्सपेक्टेंसी एक थ्योरी है मोटिवेशन की, और इनमें से वो कौन सी थ्योरी का पार्ट है, किस टाइप की थ्योरी है, यह बताना है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही है प्रोसेस थ्योरी। देखिए जो थ्योरीज होती हैं इसकी मोटिवेशन की, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ये सारी क्लियर हो जाएंगी उस समय पे। यहाँ इसका जो बेसिक है इसके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो मोटिवेशन की थ्योरी है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कोई मतलब सेट क्लासिफिकेशन नहीं है कि काउंट करके इतनी ही थ्योरी है, लेकिन मोटे तौर पे एक आइडिया मैं दे रहा हूँ। जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं वो दो हिस्सों में बट जाती हैं, एक है ट्रेडिशनल थ्योरीज और दूसरी है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है उनका मतलब होता है जो काफी पुराने समय की थ्योरी थी। पुराने समय की थ्योरी जो थी वो ऐसी मानी जाती थी कि हम किसी को पॉजिटिव उसको पुरस्कार दें, यानी कि पुरस्कार की एक थ्योरी होती है कि हम उसको पुरस्कार दें, और दूसरी होती है हम उसको पनिशमेंट करें काम ना करने पे। ये मतलब नेगेटिव मोटिवेशन होता है कि काम ना करेगा तो उसको हम पनिश देंगे, इस डर के मारे वो काम करता रहेगा तो मोटिवेट हुआ रहेगा। पुरस्कार में हम किसी पर्सन को क्या देते हैं, कोई प्राइज देते हैं कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ये दो थ्योरीज हुई ट्रेडिशनल। एक तीसरी थ्योरी इन दोनों का मिक्स रूप होता है जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी जो होती है ट्रेडिशनल थ्योरीज में वो ये होती है कि आप अच्छा काम करोगे तो कैरेट मिलेगा और खराब काम करोगे तो आपको स्टिक पड़ेगी। मतलब ये इन दोनों थ्योरीज का मेल है आपस में, आपको प्राइज मिल जाएगा अच्छा करोगे तो, खराब करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी, आप पे जुर्माना लगेगा, पनिशमेंट लगेगा। तो ये ट्रेडिशनल थ्योरीज है। मॉडर्न थ्योरीज जो है वो हटके हैं। मॉडर्न थ्योरीज मुख्य तौर पे मेनली दो हिस्सों में बट जाती हैं। एक है ये कंटेंट थ्योरीज होती है मॉडर्न में, कुछ थ्योरीज कंटेंट थ्योरीज, और दूसरी थ्योरीज जो होती है मॉडर्न थ्योरीज में वो होती है प्रोसेस थ्योरीज। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम ये प्रोसेस थ्योरी है, इनका मैं मीनिंग बताऊंगा, वो मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंटेंट थ्योरीज जो होती हैं ये नीड बेस्ड होती हैं। नीड बेस्ड यानी कि इसमें एम्प्लॉय की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, नीड पे फोकस करते हैं। इनमें ये माना जाता है कंटेंट थ्योरीज में कि एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं उनको अवेकन करो और उन नीड को सेटिस्फाई कर दो तो फिर वो मोटिवेट होते हैं। प्रोसेस थ्योरी नीड से हट करके होती हैं, ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेस को अपनाती हैं, यानी कि एक प्रोसेस की बात करती हैं, ये नीड पे फोकस नहीं करती हैं। प्रोसेस थ्योरी बेस्ड है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस जो अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन को, यानी कि एक प्रोसेस के माध्यम से ये थ्योरीज काम करती हैं। इनमें जो मेजर थ्योरी है विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि लोगों की कुछ एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर उनको हम उम्मीद जगा दें कि आपकी जो एक्सपेक्टेंसी, आपकी जो उम्मीदें हैं, आप ऐसा करोगे तो ये पूरी हो जाएंगी, आपको मतलब बेटर मिलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपकी पे बढ़ जाएगी। तो वो एक्सपेक्टेंसी जब उनको लगता है कि मेरी जो एक्सपेक्टेंसी है वो शांत होंगी तो वो मोटिवेट हो सकता है। ऐसी इक्विटी थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरीज हैं। ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं ये इन्हीं चीजों पे काम करती हैं, एक प्रोसेस पे काम करती हैं, एक साइकोलॉजिकल संबल होती हैं, साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाती हैं लोगों के माइंड में। नेक्स्ट है द फंक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप एम्फसाइजेज दैट। जो फंक्शनल अप्रोच है लीडरशिप की वो एम्फसाइज करती है, जोर देती है किस चीज पे। तो गिवन ऑप्शंस में से इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ये जो पहला कह रहा है कि वेरियस फंक्शन ऑफ लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड अमोंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, तो ऐसा कुछ नहीं है इस थ्योरी में, ये नहीं बताया गया है। लीडरशिप रिजाइड इन पर्टिकुलर पर्सन, तो ये ऐसी भी कोई बात नहीं है पर्टिकुलर पर्सन में लीडरशिप, ये ग्रेट मैन थ्योरी होती है जो लीडर को ग्रेट मानती है। नॉट इन फंक्शंस, दरअसल इसका उल्टा है जो ये फंक्शनल अप्रोच होती है। तो फंक्शनल अप्रोच को यहाँ पे समझेंगे, डी इसका सही जवाब था। फंक्शनल अप्रोच जो है वो क्या है,
फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी फोकस करती हैं व्हाट द लीडर डू, जो लीडर कर रहा है ये उसी पे फोकस करती हैं, जो लीडर काम कर रहा है उसको ही फंक्शनल लीडरशिप में फोकस रखा जाता है। ये लीडर के फंक्शंस पे जोड़ देती है और इसलिए इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि लीडर जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से करेगा और उन्हीं के माध्यम से वो लीड करेगा लोगों को। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, अ डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसका मतलब ये बनता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो ये वर्बल मीनिंग की बात है दरअसल। जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा आप चेक करें। सही ऑप्शन इनमें से होगा मर्जर। मर्जर वो सिचुएशन होती है जब दो संस्थाएं, दो या दो से ज्यादा संस्थाएं आपस में मिल जाती हैं। तो इनको भी सभी को यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मर्जर क्या होता है? मर्जर का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी एक कंपनी में मिल जाती हैं। जैसे एक ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, तीनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि हम तीनों मिलकर के एक कंपनी बन जाएंगे और मिलकर के नई कंपनी बना देंगे, तो ये मर्जर है। एक्विजिशन होता है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन जब एक कंपनी परचेज करती है किसी दूसरी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स को या सारे शेयर्स को। जैसे मान लो ए कंपनी है और ये आपस में तय करते हैं कि भाई ए बी सी कंपनी जो है ये तय करती है हम मिलकर बिजनेस करेंगे, लेकिन वो तय इस तरीके से करते हैं कि बी और सी कंपनी समाप्त हो जाएंगी और ए कंपनी बनी रहेगी और जो ए कंपनी है वो इनको खरीद लेगी, तो ये एक्वाजिशन कहलाएगा। ये एक्वायर कर लिया इसने। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ये एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है किसी बिजनेस की अपने आप को ग्रो करने की, जिसमें वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाता है डिफरेंट टाइप के मार्केट्स में। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है? जैसे मान लो एक कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अब वो न्यू मार्केट ढूंढ रही है और न्यू प्रोडक्ट ढूंढ रही है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। न्यू प्रोडक्ट मतलब वो अभी तक स्टील बनाती थी, अब उस कंपनी ने कहा है कि हम रियल एस्टेट में भी काम करेंगे, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि नया प्रोडक्ट अलग टाइप का, तो अलग मार्केट में भी जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि कंपनी की सारी चीजें, सब कंपनी के सारे काम, सारे एसेट फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं। एसेट को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, मतलब फिर से मूल्यांकन करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉसेज होते हैं कंपनी के उनको राइट ऑफ करते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से निर्माण कर रहे हैं कंपनी का एक तरह से। अब ये रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का हो सकता है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये होता है कि जब हम कंपनी को समाप्त नहीं करते बल्कि अपनी कंपनी में ही अंदर ही फेरबदल कर लेते हैं। अंदर फेरबदल का मतलब होता है कि ये एक तो तब होता है, ये जो रिकंस्ट्रक्शन सिचुएशन तब होती है जब हमारी कंपनी के सामने प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, तब कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन अपनाती है कि कंपनी को एज इट इज जो अभी इसका फॉर्म है, करंट फॉर्म है, उसमें चलाना मुश्किल हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या किया जाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अरेंजमेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर या जितने जिनके भी ड्यूज होते हैं उनको बताया जाता है कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो काफी खराब है और अगर इसको नहीं संभाला गया तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो इन लोगों को तैयार किया जाता है कि भी कंपनी को अगर बनाए रखना है, फ्यूचर में कम से कम आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो आपके जो ड्यूज हैं उनमें कुछ कमी की जाएगी, और ये एग्री कर जाते हैं अपने ड्यूज में कमी करने के लिए। तो इनके ड्यूज यानी कि लायबिलिटीज रिड्यूस की जाती हैं। और ये क्यों की जाती है रिड्यूस? क्योंकि कंपनी के कुछ लॉसेज होते हैं काफी, उनको एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उनको अब कंपनी राइट ऑफ कर पाती है और एसेट्स को भी फेयर वैल्यूज पे लाती है, यानी कि एसेट्स की अगर वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो उनको कम करती है। ये जरूरत से ज्यादा लिखी रह जाती है बुक्स में, मतलब बुक्स में जो रेट है एक्चुअल में वो रेट है नहीं, डाउन है। तो क्या करती है कंपनी? अपनी एसेट्स को भी डाउन कर देती है, एक्युमुलेटेड लॉसेस को भी डाउन कर देती है और उसके बदले में इनको अपनी लायबिलिटीज को भी डाउन कर लेती है। नेक्स्ट है ताकि जो बैलेंस शीट है वो ज्यादा फेयर दिखे बाद में। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये बाहरी, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं अपनी कंपनी को और इसमें एक तरह से एक्सटर्नल फॉर्म आ रहा है, बाहर ही आ रहा है, मतलब सब कुछ अंदर अंदर खत्म नहीं कर रहे हैं हम। तो करते क्या है, ये पुरानी कंपनी को समाप्त कर देते हैं और पुरानी कंपनी के समाप्त करके एक नई कंपनी बनाते हैं और नई कंपनी उस पुरानी कंपनी को ले लेती है। और जनरली जो नई कंपनी का नाम होता है वो पुरानी कंपनी से मिलता जुलता होता है और मैनेजमेंट भी वही होती है जो पुरानी कंपनी की है, वह नई कंपनी की भी होती है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें लिक्विडेशन होता है किसी एक कंपनी का, और एक्सप्रेस पर्पज मतलब वो क्लियर कट पर्पज होता है उनके सामने कि वो अपने एसेट और लायबिलिटीज को बेच देंगे एक नई कंपनी को, और जो नई कंपनी होगी उसकी ओनरशिप उन्हीं लोगों के पास रहेगी, जनरली जो पुराने लोग थे कोई, और नेम भी उसका लगभग
वैसा ही रहेगा, उससे मिलता जाता रहेगा। जैसे मान लो पहले ए लिमिटेड थी तो अब ये इसको ए बी लिमिटेड बना सकते हैं। तो ये था डिस्कशन एमसीक्यू सीरीज का। आने वाले टाइम में एमसीक्यू सीरीज बढ़ेंगी, एक दिन में 2 भी हो सकती हैं, या हम क्वेश्चंस भी इसमें बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।